सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान भगवान से नहीं, मौत से जवाब मांगते हैं। कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च नहीं, बस एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जो ये जानने के लिए लड़कियों को इतना टॉर्चर करता है कि वो मरने से पहले मौत के पार की झलक देख लें। और इस पागलपन के बीच दो लड़कियां फंस जाती हैं। एक बदला लेने निकली है और दूसरी दोस्ती निभाते निभाते नरक के सबसे गहरे लेवल तक पहुंच जाती है। आज हम बात करेंगे अल्ट्रा डार्क, इमोशनली डिस्टर्बिंग फ्रेंच हॉरर फिल्म मार्टियर्स की, जहां खून से भी ज्यादा डरावनी चीज है गिल्ट, ट्रॉमा और आफ्टर लाइफ का सच। कहानी शुरू होती है 1970s में, एक पुरानी सुनसान स्लॉटर हाउस जैसी बिल्डिंग से। एक छोटी सी लड़की जान बचाकर भाग रही होती है। उसके पैरों में चोट, पूरे शरीर पर कट, जख्म और आधे कटे हुए बाल। साफ दिखता है कि इसे महीनों तक जानवरों की तरह टॉर्चर किया गया है। किसी तरह वो सड़क तक पहुंचती है। लोग उसे देखते हैं, पुलिस आती है और उसे वहां से रेस्क्यू कर लेती है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, उन्हें उस जगह पर टॉर्चर के सबूत मिलते हैं, लेकिन जिन लोगों ने ये सब किया वो हाथ नहीं आते। केस कागजों में अनसॉल्व्ड बंद हो जाता है, लेकिन उस बच्ची के दिमाग में ये केस कभी बंद नहीं होता। इस लड़की का नाम है लूसी। उसे अब एक ऑर्फनेज केयर होम में भेज दिया जाता है। बाहर से ये जगह नॉर्मल लगती है, पर अंदर लूसी का ट्रॉमा हर पल जिंदा है। वो किसी से घुलती मिलती नहीं, अचानक चीख पड़ती है, खुद को कोनों में छुपा लेती है। तभी उसकी लाइफ में आती है एना, एक और लड़की जिसकी अपनी भी दर्दनाक हिस्ट्री है, पर वो लूसी की तरफ बढ़ती है, उसे समझने की कोशिश करती है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा बॉन्ड बन जाता है, दोस्त से भी ऊपर, ऑलमोस्ट फैमिली जैसा। एना वो इंसान है जो लूसी के डरावने सपने, उसके अचानक गुस्से और पैनिक अटैक्स के बीच भी उसका हाथ नहीं छोड़ती। लेकिन रात होते ही लूसी की असली लड़ाई शुरू होती है। एक रात वो अचानक चीखते हुए उठ बैठती है। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल बंद होता है। कमरे में कोई नहीं, पर हवा में एक अजीब बेचैनी। जैसे ही वो नीचे देखती है, उसे अपने बेड के सामने एक बेहद डरावनी, बुरी तरह जख्मी औरत दिखती है, पतली, खून से लथपथ, आंखों में नफरत भरी हुई। वो लूसी पर टूट पड़ती है, उसे नोचने काटने लगती है। डर के मारे लूसी कंबल पकड़कर भागती है और एना के बेड के नीचे छुप जाती है। एना ये सब नहीं देख पाती, पर लूसी के जख्म, उसके शरीर पर नए कट, सब कुछ रियल है। लूसी का दावा है ये इंसान नहीं है, ये कोई और चीज़ है, एक एंटिटी जो हमेशा मेरा पीछा करती है। समय कट होता है करीब 15 साल बाद। अब हम एक बिल्कुल नॉर्मल दिखने वाले मिडिल क्लास फैमिली के साथ हैं। शांत सुबह है, किचन में ब्रेकफास्ट चल रहा है। पिता, माँ और 2 बच्चे, एक भाई बहन बातें कर रहे हैं, छोटे मोटे मजाक, फुल टाइम फैमिली वाइब। तभी डोरबेल बजती है। पिता हंसते हंसते दरवाज़ा खोलने जाते हैं और अगले ही सेकंड उनके सीने में शॉटगन का छर्रा धंस जाता है। वो दूर जाकर गिरते हैं। पूरा सीन एकदम साइलेंट शॉक में बदल जाता है। दरवाजे पर खड़ी है एक नौजवान लड़की, हाथ में डबल बैरल शॉटगन। वो है बड़ी हो चुकी लूसी। चीखती हुई माँ जैसे ही सामने आती है, लूसी बिना रुके उसे भी शूट कर देती है। बच्चे डर के मारे भागने की कोशिश करते हैं, पर वो उन्हें भी नहीं छोड़ती। एक एक करके पूरी फैमिली को मार गिराती है। लाशों के बीच बैठकर लूसी रोने लगती है, गुस्से से नहीं, गिल्ट से। बच्चों से वो पहले पूछती भी है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पेरेंट्स ने क्या किया था? बच्चों को कुछ नहीं पता, फिर भी वो ट्रिगर दबा देती है। लूसी मानती है कि ये वही कपल है जिसने बचपन में उसे स्लॉटर हाउस में बंद करके जानवरों की तरह टॉर्चर किया था, और आज उसने अपना बदला ले लिया है। लेकिन इन मासूम बच्चों की मौत उसकी आत्मा पर एक और भारी बोझ बन जाती है। 4 मर्डर करके वो खुद भी घबराई हुई है। सबसे पहले वो कॉल करती है एना को। एना सालों से उसके साथ है और उसकी हर क्रेजी बात, हर ब्रेकडाउन के बावजूद उसे छोड़कर नहीं गई। फोन पर लूसी रो रो कर बताती है, मैंने उन्हें मार दिया, वही लोग जिन्होंने मुझे बचपन में टॉर्चर किया था। एना पहले शॉक्ड होती है, डरी भी है, लेकिन वो तुरंत वहां पहुंचने का फैसला करती है। जब तक एना वहां पहुंचे, घर के अंदर लूसी की लड़ाई किसी और के साथ शुरू हो चुकी है। बाहर से नहीं, उसके दिमाग के अंदर।
वही जख्मी भयानक औरत अचानक फिर से उस पर टूट पड़ती है। हम देखते हैं कि वो लूसी को बुरी तरह घसीटती, काटती, चाकू से मारती है। लूसी चीखती है, दीवारों से टकराती है, खून से सन जाती है। लेकिन कैमरा धीरे धीरे ये सच्चाई खोलता है। असल में वहाँ कोई एंटिटी नहीं, लूसी खुद अपने आप को मार रही है। वो वही ब्लेड, वही चाकू खुद की त्वचा में धंसा रही है। उसका बचपन का टॉर्चर, गिल्ट और पिछले 15 साल से जिस प्रेत की शक्ल में वो अपने ट्रॉमा को देखती रही, वो सब उसके दिमाग की हेलुसिनेशन है। जिस जख्मी औरत को वो देखती है, वो दरअसल उसी पीड़ित लड़की की छवि है जिसे वो कभी बचा नहीं पाई थी। लूसी चीखते भागते बाहर निकलती है, तभी बाहर आती आना से टकरा जाती है। आना उसे पकड़कर शांत करने की कोशिश करती है, उसके कट पर कपड़ा बांधती है, जैसे सालों से करती आई है। लूसी हाफते हुए वही बात दोहराती है, वो यहाँ है, वही औरत, वही एंटिटी जिसने मुझे आज भी मारा। आना अंदर जाकर चेक करती है, घर में सिर्फ लाशें और खून है, कोई दूसरी औरत नहीं। आना सब समझ जाती है, ये सारे ताज़ा घाव लूसी ने खुद ही अपने ऊपर किए हैं। उसके लिए ये देखना भी एक टॉर्चर जैसा है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी दोस्त अभी भी उस नरक से बाहर नहीं आई जहां से वो 15 साल पहले भागी थी। लाशों को देखकर आना टूट पड़ती है, रोने लगती है, खासकर बच्चों को देखकर। लूसी इस पर भी चिढ़ जाती है, तुम क्यों रो रही हो? इन लोगों ने मेरे साथ जो किया था वही तो वापस हुआ है, उन्होंने सजा भुगती है। उसके बाद वो सवाल पूछती है, अब हमें इन लाशों का क्या करना है? आना खुद को संभालती है, आंसू पूंछती है और कहती है, जो हो गया, अब हमें इन्हीं ठिकाने लगाना होगा। दोनों मिलकर बॉडीज को बाथरूम तक खींच कर लाती हैं। काम करते करते आना ज्यादा डिटेल पूछती है, तुम्हें कैसे यकीन है कि ये वही फैमिली है? लूसी बताती है कि उसे एक अखबार के आर्टिकल में इस औरत की फोटो दिखी थी। वो चेहरा वो कभी भूल ही नहीं सकी। सालों पुराना डर उस फोटो से फिर जिंदा हुआ और वो ट्रैक करते करते यहाँ तक आ पहुंची। लूसी के लिए ये मिशन क्लोज हो चुका है। मैंने उन्हें मार दिया, अब सब ठीक हो जाएगा। आना उसे गले लगा लेती है। गले में प्यार से ज्यादा डर है, डर कि कहीं लूसी ने सच में गलत लोगों को तो नहीं मार दिया। लेकिन अभी उसे जज करने का टाइम नहीं, बचाने का टाइम है। लूसी थक कर सो जाती है और आना बाहर जाकर गड्ढा खोदने लगती है ताकि बॉडीज को छुपा सके। ये सीन धीमा है लेकिन टेंशन हाई है। आना मिट्टी खोद रही है और बैकग्राउंड में गिल्ट, डर और पुलिस का रिस्क सब मिला जुला प्रेशर चल रहा है। इसी बीच लूसी फिर एक डरावने सपने से चीखते हुए उठती है। दूसरी तरफ बाथरूम में आना को एक शॉकिंग चीज पता चलती है। जिन लाशों को वो डेड समझ रही थी, उनमें से वो औरत अभी जिंदा है, बुरी तरह घायल, लेकिन सांस चल रही है। अन्ना की इंसानियत जाग जाती है। वो उसे शांत करवाती है, कहती है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, शायद तुम बेगुनाह हो। लेकिन किस्मत दोनों औरतों की खराब निकलती है। लूसी पीछे से आकर ये सब सुन लेती है। लूसी का दिमाग फट पड़ता है। उसे लगता है अन्ना उस औरत की साइड ले रही है। बिना देर किए लूसी उस पूरी तरह घायल औरत को बेदर्दी से मार देती है। फिर अन्ना की तरफ मुड़कर बेहद ठंडे, ऑलमोस्ट साइकोटिक अंदाज में कहती है, तुम भी मुझे पागल समझती हो ना? तुम्हें भी लगता है कि मैंने गलत लोगों को मार दिया? सच बताऊं, अगर तुम मेरी दुनिया ना होती तो शायद मैं तुम्हें भी मार देती। लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम ही मेरी फैमिली हो। इसके बाद लूसी अपने बचपन की वो रात याद करती है जब वो टॉर्चर से भागी थी। वो बताती है कि उस समय उसने उसी औरत को धक्का देकर गिराया था। उसका पैर टूट गया, इसलिए वो लूसी का पीछा नहीं कर पाई। उस वक्त लूसी को एक और लड़की दिखी थी, उससे भी ज्यादा पुरानी कैदी, जिसकी हालत इंसान से ज्यादा किसी टॉर्चर्ड लाश जैसी थी। वो मदद की भीख मांगती रही, पर लूसी डर के मारे उसे छोड़कर भाग गई। वही लड़की अब सालों से लूसी के दिमाग में एक प्रेत बनकर बैठी है। वही जख्मी बॉडी, वही आंखों में इल्जाम। यही है उसकी हेलुसिनेशन का फुल सोर्स। उसी बात को याद करते करते लूसी का हेलुसिनेशन अटैक फिर ट्रिगर हो जाता है। वो मानती है कि वो लड़की अब भी उससे बदला लेने आई है, क्योंकि वो उसे बचा नहीं सकी थी। लूसी चीखते हुए कहती है, वो फिर आ गई है, देखो। उसे लगता है कि वो एंटिटी उसकी नसें काट रही है, उसका शरीर चीर रही है। लेकिन रियलिटी में ब्लेड लूसी के अपने हाथ में है। अन्ना उसे रोकने की कोशिश कर रही है।
ट्रांस में जाते जाते लूसी अचानक खिड़की पर चढ़ती है, शीशा तोड़कर नीचे कूद जाती है। अन्ना दौड़कर बाहर पहुंचती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी है। लूसी ने उसी ब्लेड से अपना गला रेत दिया होता है। अन्ना अपनी सबसे करीबी इंसान को, अपने बचपन की साथी को अपनी आंखों के सामने मरते देखती है और बिल्कुल टूट जाती है। वो उसकी लाश को अंदर ले जाती है, खून साफ करती है, रोते रोते उससे पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन जवाब देने वाला अब कोई नहीं। रात इसी शोक में कट जाती है। वो अपनी अडॉप्टिव माँ को कॉल करती है, जो पहले से ही लूसी के खिलाफ थी। फोन पर वो फिर लूसी को पागल कहती है और एना पर गुस्सा निकालती है कि वो अभी तक उस लड़की से नाता नहीं तोड़ पाई। एना को ये सुनकर और बुरा लगता है। वो फोन काट देती है। थोड़ी देर बाद घर के अंदर एक अजीब आवाज आती है, कोई स्टैचू गिरा है। एना चेक करने जाती है तो नोटिस करती है कि उस स्टैचू के नीचे फर्श में एक छुपा हुआ ट्रैप डोर है। वो दरवाजा खोलती है और नीचे जाती है, और यहीं से फिल्म एकदम नए लेवल की हॉरर में एंटर करती है। नीचे एक पूरा सीक्रेट अंडरग्राउंड फैसिलिटी है। बड़े बड़े कमरे, ठंडी दीवारें, टेबल्स, अजीब अजीब मशीनें, फोटो बोर्ड्स, सब कुछ ऐसा जो साफ कह रहा है कि ये जगह कंप्लीटली इलीगल, हिडन और प्लान्ड टॉर्चर के लिए बनाई गई है। दीवारों पर और बोर्ड्स पर अलग अलग लोगों की तस्वीरें टंगी हैं, ज्यादातर युवा औरतें, जिनके चेहरों पर हमेशा के लिए दर्द लिखा हुआ है। इनमें से कई अब जिंदा नहीं हैं। एना नीचे नीचे उतरते उतरते एक और छुपा बेसमेंट तक पहुंची है, जो और भी गहरे लेवल पर है, ताला लगा हुआ। उसे पास ही चाबियां मिलती हैं। वो ताला खोलती है और जो वो अंदर देखती है उससे उसकी रूह कांप जाती है। एक औरत जंजीरों से बांधी हुई है, आंखों पर धातु का मास्क जो कीलों से खोपड़ी में चिपका हुआ है, शरीर पर सूजे हुए जख्म, ओवरऑल हालत इंसान से ज्यादा किसी जिंदा जख्म जैसी। वो कांपती आवाज में मदद की भीख मांगती है। एना उसे कट कट कर खोलती है, चेन हटाती है, बाहर लेकर आती है, नहलाती है। उसके चेहरे से वो भयानक मास्क हटाती है, जिसमें से कीलें उसके स्किन के अंदर धसी होती हैं। निकालते ही उसके मुंह से खून फूट पड़ता है। इस लड़की की स्टोरी लूसी से इतनी मिलती जुलती है कि आना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वो पूरी तरह यकीन कर लेती है, लूसी पागल नहीं थी। जो उसने कहा था वो सच था। यहाँ सच में कोई ऑर्गेनाइजेशन के शोर लड़कियों पर, यंग वुमेन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। एना वापस ऊपर लूसी की डेड बॉडी के पास बैठकर कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें गलत समझती रही, तुम झूठ नहीं बोल रही थी। गिल्ट अब एना के अंदर उसी तरह बैठना शुरू करता है जैसे सालों से लूसी के अंदर बैठा था। थोड़ी देर के लिए वो सो जाती है, लेकिन किचन से आवाज आकर उसकी नींद टूटती है। वो देखती है कि जिसने अभी अभी उसे बेसमेंट से निकाला था वही लड़की किचन में है और खुद को चाकू मारकर खत्म करने की कोशिश कर रही है। वो चिल्लाती है, रोती है, मैं और नहीं सह सकती। एना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी गोली चलने की आवाज आती है। कुछ लोग घर में घुस चुके हैं और उनमें से एक उसे गोली मार देता है। ये लोग नॉर्मल पुलिस नहीं बल्कि हथियारबंद एजेंट जैसे दिखते हैं। वो एना को भी पकड़ लेते हैं, पूछते हैं ये लड़की कौन थी, ये डेड बॉडी किसकी है। एना बताती है ये मेरी दोस्त लूसी है, लेकिन एक्सप्लेनेशन देने से पहले ही उसे भी नीचे उसी फैसिलिटी की एक सेल में बंद कर दिया जाता है। बाहर ये लोग सारी लाशें, फैमिली, रेस्क्यूड लड़की, लूसी, सबको उठाकर उसी गड्ढे में फेंकते हैं जो एना ने खुद अपने हाथों से खोदा था। अब शाम हो चुकी है। फैसिलिटी में एक बुजुर्ग, एलिगेंट सी लगने वाली औरत आती है। ये है मैडमोजेल, इस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की लीडर। वो एना के सामने बैठकर बहुत शांत, ऑलमोस्ट दार्शनिक अंदाज में सब सच बता देती है। कहती है, हम लोग एक सीक्रेट सोसाइटी हैं। हमें ये जानना है कि मौत के बाद क्या होता है, आफ्टर लाइफ कैसी है, और ये जानने के लिए हम सालों से यंग लड़कियों को पकड़कर सिस्टमैटिक टॉर्चर करते हैं। जब वो दर्द की हद पार कर जाती हैं, आधी मरकर आधी जिंदा स्टेट में पहुंचती हैं, तब हमें उम्मीद रहती है कि वो कुछ देख सके, मौत के पार की कोई झलक। वो साफ कहती है, हमने बहुत से सब्जेक्ट्स पर एक्सपेरिमेंट किया, ज्यादातर स्टेज तक पहुंचने से पहले ही मर गई, कुछ ने शायद कुछ देखा भी, पर कोई भी उसे साफ साफ बता नहीं पाई। लेकिन जिस लड़की को तुमने अभी अभी बचाने की कोशिश की, हम उसके साथ बहुत करीब पहुंच गए थे। तुमने उसे मारकर हमारा एक्सपेरिमेंट बीच में तोड़ दिया, अब उसकी जगह तुम्हें लेना होगा।
मैडमोजेल ये भी रिवील करती है कि वो लूसी को भी याद रखती है। 15 साल पहले वो यहाँ से भाग गई थी और हमारे कुछ लोगों को मार दिया था। हम उसे वापस लाना चाहते थे, लेकिन अब वो खुद मर गई। अच्छा हुआ, वरना हमें उसे भी इसी तरह पूरा प्रोसेस से गुजारना पड़ता। इसके बाद शुरू होता है फिल्म का सबसे ज्यादा दर्दनाक भाग, आन्ना का सिस्टमैटिक टॉर्चर। उसे एक छोटी सी सेल में कुर्सी से बांध दिया जाता है। उसके बाल काट दिए जाते हैं, चेहरे पर घूंसे, पेट पर लातें, बिना किसी वजह रोज पीटना। इतना कि एक पॉइंट पर उसकी बॉडी प्रैक्टिकली नम हो जाती है। खाने के नाम पर उसे ऐसा गंदा, बेस्वाद, ऑलमोस्ट जानवरों वाला खाना दिया जाता है जो निगलना भी मुश्किल है। पहले वो थूकने की कोशिश करती है, इनकार करती है, लेकिन हर बार उसके बदले में उसे ब्रूटल बीटिंग मिलती है। धीरे धीरे वो प्रतिरोध करना छोड़ देती है। ना भागने की कोशिश, ना मदद के लिए पुकार, बस चुपचाप मार और गंदा खाना सहना। दिन, हफ्ते, शायद महीने गुजरते हैं। उसका चेहरा सूज जाता है, आंखों के नीचे काले घेरे, शरीर पर पुराने और नए जख्म एक साथ। पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये वही आन्ना है जो कुछ समय पहले दौड़ भागकर दोस्त को बचा रही थी। एक स्टेज पर वो लगभग डिसोसिएट करने लगती है। उसे लूसी की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे वो उसके पास बैठकर कह रही हो, मैं यहीं हूँ, डर मत। लूसी अब उसके लिए भी एक तरह की एंटिटी बन जाती है, लेकिन करुणा वाली, सपोर्ट देने वाली। जब ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि आन्ना ने वो सारे फिजिकल लेवल पार कर लिए हैं जहाँ तक आम इंसान पहुँच ही नहीं पाता, वो उसे अगले और आखिरी स्टेप पर ले जाते हैं। उसकी पूरी बॉडी की स्किन उतार दी जाती है, उसे लिटरली फ्लेट कर दिया जाता है, बस मसल्स और रॉ फ्लैश दिखती है। दर्द इतना बियॉन्ड है कि उसकी आंखें उलट जाती हैं, चेहरे से सारे एक्सप्रेशंस गायब हो जाते हैं, न चीख, न सिसकी, सिर्फ ब्रीदिंग। यही वो स्टेट है जिसे ये लोग मार्टरडम कहते हैं, विटनेसिंग लेवल। अब ऑर्गेनाइजेशन के लोग खुश हैं, उन्हें लगता है कि आखिरकार उन्हें एक सच्ची मार्टर मिल गई है। वो मैडमोजेल को बुलाते हैं। मैडमोजेल आन्ना के बिल्कुल पास झुककर उससे धीमे से पूछती है, क्या तुमने कुछ देखा? मौत के उस पार क्या है? आन्ना आंखें खुली रखकर कहीं दूर देख रही होती है, फिर धीरे धीरे कुछ फुसफुसाती है, इतना धीमे कि सिर्फ मैडमोजेल ही सुन पाती है, हम नहीं। उसके बाद आन्ना पूरी तरह ट्रांस स्टेट में चली जाती है। अब बात नहीं कर सकती, ना ही हिलती डुलती है। वो बस एक जिंदा बॉडी है जो दो दुनियाओं के बीच फंसी हुई लगती है। अब फाइनल एक्ट शुरू होता है। उसी घर में, ऊपर वाले हिस्से में, ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बड़े अमीर, इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स एक्सपेंसिव कारों से आते हैं। एक मैनेजर टाइप आदमी सबको इकट्ठा करके अनाउंस करता है, आज 17 साल की रिसर्च के बाद हमारा एक्सपेरिमेंट आखिरकार सफल हुआ है। एना नाम की लड़की ने अंतिम स्टेज हासिल की और मैडमोजेल को बताया कि मौत के बाद क्या है। अब मैडमोजेल आपको सब समझाएंगी। सब लोग लगभग धार्मिक श्रद्धा के साथ सांस रोके उस ज्ञान का इंतजार कर रहे हैं। ये मैनेजर मैडमोजेल के पास वॉशरूम में जाता है, जहां वो अकेली बैठी है, चेहरे पर अजीब सा खालीपन और डर मिला जुला एक्सप्रेशन। वो उससे कैजुअली पूछता है, क्या आपने जो एना ने बताया वो सब क्लियर है? क्या सच में कोई आफ्टर लाइफ है? मैडमोजेल उससे एक सवाल पूछती है, क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि तुम जानते हो मरने के बाद क्या होता है? वो आदमी कहता है, नहीं, इसी तो आपने बताना है। मैडमोजेल हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, डाउट में रहो, अंदाजा लगाते रहो। और अगली ही सेकंड वो अपने मुंह में पिस्तौल रखकर खुद को गोली मार लेती है। यानी वो सच जानने के बाद दो काम करती है, खुद की जिंदगी खत्म करती है और बाकी सबसे ये सच छुपा लेती है। चाहे एना ने जो भी बताया, उससे उसकी खुद जीने की इच्छा खत्म हो गई, पर वो ये नॉलेज किसी और को नहीं देना चाहती। शायद इसलिए कि उन्हें भी जीने का रीजन ना बचे, या शायद इसलिए कि कुछ सच इंसानियत के लिए बहुत भारी होते हैं। फिल्म के आखिरी शॉट्स में हम एना को देखते हैं। उसकी बॉडी दो दुनियाओं के बीच अटकी हुई है। विजुअल में वो लूसी के साथ किसी शांत जगह पर खेलती, मुस्कुराती दिखती है, जैसे उनकी सारी सफरिंग खत्म हो गई हो और अब सिर्फ उनकी यादें बची हों। फिल्म सटल तरीके से ये सजेस्ट करती है कि शायद आफ्टर लाइफ कोई हेवनली वर्ल्ड नहीं, बल्कि बस वो यादें हैं जो हम अपने साथ लेकर जाते हैं।
या शायद निर्देशक हमें भी उसी डाउट में छोड़ना चाहता है जिसमें मैडमोजेल अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसी ही और भी डरावनी, इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग मूवीज की कहानी हिंदी में सुनना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नीचे कमेंट करके बताओ कि अगली कौन सी मूवी आप एक्सप्लेन करवाना चाहते हो। आपकी रिक्वेस्ट हमारी अगली वीडियो बन सकती है। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और याद रखिए, हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक राज। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।